तो अभी इन्होंने काफ़ी हिम्मत की है ये काम करके, क्योंकि देखिए ये जगह में 465 माइल्स कोस्ट लाइन बलूचों का है बलूचिस्तान में, और 250 माइल ईरान का जो बलूच इलाका है वहाँ पर हमारा कोस्ट लाइन है। तो हम यहाँ पर एक बहुत अहम स्टेक होल्डर हैं। हमारे पास स्टेट हुड नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि हम किसी खाते में नहीं आते हैं। जी और मैं आपसे एक अर्ज करूं कि देखें ये जो ट्रंप हैं, जी जी। ये पीर के रात सारी रात ये जाग कर जो है पोस्ट पे पोस्ट किए जा रहा था अपने ट्रूथ पे। यानी आप सो भी नहीं रहे हैं, और सारी रात फिर अपने आप को उन्होंने ईसा मसीह के तौर पे पेश किया। फिर बाद में जब उनसे पूछा गया तो एक तो इतना मसला है, देखे हमारे मैं पाकिस्तान में भी रह चुका हूँ ना नैना जी। जी पाकिस्तान में झूठ बहुत आम हो गया, क्योंकि वहां पर डिक्टेटर अपनी डिक्टेटरशिप चलाने के लिए उनको हमेशा झूठ बोलना पड़ता है। यहाँ अमेरिका में ये मामला नहीं था। यहाँ पर अमेरिकी लोग काफी साफ गो और बिल्कुल डायरेक्ट हुआ करते थे। लेकिन ये मौसू जो है ये तो बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं ये ट्रम्प। फिर जब इनसे कल सवाल किया गया कि भाई आपने ये क्या हुआ, क्योंकि बहुत बैकलैश हुआ, जो इनके खास खास ईसाई जो गोरे ईसाई जो इनके साथ लगे हुए थे, उनको बहुत ज्यादा सदमा हुआ कि ये क्या कर रहे हैं, हजरत ईसा को ये बेइज्जत कर रहे हैं, ब्लास्फेमी कर रहे हैं। तो उसके बाद इन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो डॉक्टर के अपने में डॉक्टर के तौर पे अपने आप को बताया मैंने किया है, लेकिन मैं ईसा नहीं हूं, मैं वहां डॉक्टर हूं, और मैंने बहुत सारे लोगों को मैं सुकून पहुंचाता हूं। तो फिर जेडी वॉन्स ने उनसे पूछा गया फॉक्स पे कि भाई ये क्या मामला है, तो उन्होंने कहा भाई ये कहा ये जो है कभी कभी ऐसे किस्म के मजाक करते हैं जो किसी के समझ में नहीं आता है। जेडी वॉन्स ने ये कहा। उनको तो हकीकत से कहना चाहिए कि कभी कभी अच्छा। ऐसे किस्म के चर्यापन करते हैं कि किसी को तो समझ क्या ना आए। आपकी बात का मैं ये सार समझूं कि रातों की नींद भी गायब हो गई है क्या? डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह से ट्रुथ स्पेशल पे वो रात भर सोशल मीडिया पर पोस्ट पे पोस्ट करते हैं, रातों की नींद गायब हो गई है। कर्नल मलिक, मैं आपसे इसी बात को लेकर समझने की कोशिश करी। मेरे दो सवाल, एक तो रातों की नींद गायब हो चुकी है, अहमद मस्ती खान तो बता चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये कि अब एक नया एपिक सेंटर चाइना एक तरह से बन रहा है। एक बार फिर से चीजें बहाल होती हुई नजर आ रही हैं। जो बड़ी खबर मैंने बताई, ये चाइना के लिए आपदा में अवसर वाली बात है, और आपदा में अवसर तो चाइना ढूंढ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के लिए ये तो करो या मरो वाली सिचुएशन हो गई है। क्या अब बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप? नैना जी, सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को भी। ये बात तो मुझे साफ साफ लग रही है कि अमेरिका जो है ना अब थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंसता जा रहा है, और जो ईरान शायद चाहता था उसके लिए जो एक सुखद स्थिति हो सकती थी, वो शायद अब हो रही है। क्योंकि ईरान चाइना का देखिए ये समझना पड़ेगा कि जब आप किसी देश के इकोनॉमी को हिट करोगे, मैं पहले दिन से कह रहा हूं ये इकोनॉमी की लड़ाई है। चाइना अभी तक हिट नहीं हो रहा था क्योंकि ईरान का तेल पहले से भी ज्यादा मात्रा में बाहर जा रहा था। फर्क पड़ रहा था ऊपर वाले देशों को, जो कि सऊदी अरब और डाउनवर्ड्स है, जिनकी की गैस कुवैत है और जो ओमान है वगैरह। इन सब के बावजूद चाइना फिर भी चुप बैठा हुआ था। इसलिए बैठा हुआ था कि उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट उसने कुछ डाइवर्ट की रूस की तरफ, और कुछ यहां से पूरी हो रही थी ईरान की तरफ से, तो वो चुप बैठा हुआ था। अब उसको यही लगा कि अभी देखिए ब्लॉकेड होने से तो वो ईरान के जहाजों को नहीं जाने देगा, क्योंकि अमेरिका का जो रुख चेंज हुआ है, ये रुख चेंज इस तरफ हुआ है कि ईरान की इकोनॉमी को तोड़ा जाए। ईरान वैसे झुकेगा नहीं और आपकी बात मानेगा नहीं, टॉकिंग टेबल पर ढंग से बात नहीं करेगा, यानी आपकी शर्तों की तरफ ध्यान भी नहीं देगा, तो इकोनॉमी पर हट किया जाए। इकोनॉमी को एनसर्किल करने के चक्कर में उन्होंने ये सोचा कि ये पूरा ये एक तरीका है नीचे ब्लॉकेड लगाने का। इस ब्लॉकेड के अंदर खासकर जो मैं आपको चार धुरी बताऊं, यानी ऊपर से ले ली जापान, चाइना, भारत और इवन पाकिस्तान, बाकी एशियान छोटी छोटी कंट्री है वो अफेक्टेड है। अब आप कहते हैं कि आप चाइना पे ईरान कहता है कि मुझे चाइना से कोई दिक्कत नहीं, मैं टैक्स से नहीं लूंगा, उनसे भारत से नहीं लूंगा, पाकिस्तान से नहीं लूंगा, तो बचता कौन है फिर? आसियान की छोटे छोटे कंट्री। लेकिन यहां पर एक जो कल से मुद्दा उभर के आया वो ये है कि चूंकि इतने सारे देशों के आप जहाजों से कोई टैक्स अगर नहीं लोगे, यानी ईरान नहीं लेगा, तो फिर तो ये पूरा पूरा पैसा जो इन्फ्यूज होगा
ईरान की इकोनॉमी में, तो उसका तो ये पर्पज फेल ही हो गया। वो चाहता है कि इसकी इकोनॉमी में पैसा ना आए, ईरान हीट फील करे इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर वो दौड़ दौड़ के बातचीत के लिए मेरे सामने आए। अब ये सारा जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसमें कोई भी देश, चाहे भारत हो या चाइना हो, चाइना की तो क्योंकि रिक्वायरमेंट ही हमसे 3 गुनी ज्यादा है यहाँ से क्रूड ऑयल की और उनकी गैस की, तो वो आप चाइना ने ये जो रुख लिया है, ये सच में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और चैलेंजिंग भी है। चैलेंजिंग इसलिए है कि अभी रशिया, सॉरी, जो अमेरिका का जो रुख है, अभी हमें देखना बनता है कि वो इसके ऊपर क्या अख्तियार करता है आगे। थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा किसी भी चीज को इतना आगे बोलना, भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर सही है कि जैसे आपने कहा ना कि नींद हराम हो गई उनकी, नींद अगर हराम नहीं है तो डिस्टर्ब तो जरूर हो गई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं इस टाइम। हालांकि इसके भी बहुत सारे अभी आयाम, इसमें और भी डायमेंशन जुड़ेंगे, सामने आएंगे समय के साथ साथ। तो मुझे लगता है कि इस टाइम की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी अमेरिका के लिए फंस गई है सर। लेकिन अभी पिछले कुछ वक्त से, अभी हम अपने दर्शकों को ये भी बताते चलूं, मैंने रिएक्शंस तो ले लिए लेकिन जल्दी से अपने दर्शकों को ये भी बताते चलूं, पिछले कुछ वक्त से कैसे एक एक करके जो तमाम साथी थे वो अमेरिका के दूर जाते जा रखे हैं, और जिसमें पहले ही यूके स्पष्ट कर चुका है कि हम साथ में नहीं हैं, पहले ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है हम साथ में नहीं हैं, फ्रांस की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है, और बाकी जो कनाडा या बाकी ऐसे तमाम देश जिन्हें अपने कंट्रोल में एक तरह से मानता रहा है हमेशा से अमेरिका, वो कहता रहे कि भाई इनको मैं अपने हाथ में कंट्रोल करके रखूंगा तो मेरे अनुसार चलेंगे। लेकिन वो भी अब कॉन्फिडेंस दिखाकर बड़ा ये कहा जाए कि पीठ दिखा रहे हैं या ठेंगा दिखा दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। सुरेश जी, इससे ज्यादा झटका तो और कुछ होगा नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या जो अभी तस्वीर हमें नजर आ रही है ये वही है या फिर इसके पीछे की कुछ और कहानी बनती हुई नजर आ रही है? नैना जी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा था कि जो ये हुआ है, जो चीन ने करा है, ये काफी अकस्मात है और आक्रामक है। ये देखिए, अब मैं इससे पहले मेरे बड़े जाने माने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, काफी विशेषज्ञ हैं, बहुत अच्छा जानते हैं इकोनॉमी के बारे में, ईरान चाइनीज मिलिट्री के बारे में, यूएसए मिलिट्री के बारे में, सब सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन बात यहाँ पर ईरान की नहीं है, बात यहाँ पर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मस की भी इतनी नहीं है क्योंकि उसके आसपास किस्सा हुआ है। बात यहाँ पर यह है कि यूएसए ने एक अपना डिक्टेट, चाहे फेयर हो अनफेयर हो जो भी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कि यूएसए ने अपना एक डिसीजन दे दिया था कि वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मस को ब्लॉकेट करेंगे, और इसके बाद कोई भी शिप अगर ईरानियन पोर्ट से होकर के आता है तो उसको नहीं आने दिया जाएगा। कम से कम उससे पूछताछ की जाएगी कि भाई तुम क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, कितना क्या माल है, उसको इतनी आसानी से उसको जाने नहीं दिया जाएगा। चीन के जहाज ने उसके यूएसए के जो एक डिसीजन था ब्लॉकेट का, उसको नहीं माना, तो ईगो हट हो गया सर, ईगो हट कर दिया है क्या? जी, मेरी बात को समझिए आप, वहां से निकल आया। और यहाँ पर एक तरह से खाली ट्रंप की ईगो की बात नहीं है। आप ये देखिए कि चीन ने मिलिटरीली, चीन की नेवी ने, चीन के लोगों ने, चीन की सरकार ने मिलिटरीली यूएसए को चैलेंज किया है कि हम आपके इस डिसीजन को नहीं मानते हैं, आप देखिए क्या करते हैं ये। अब इसके बाद भी, और ये आप याद रखिए कि यूएसए चाइना का दोनों के बीच में कंटेस्ट है, स्ट्रेटेजिक कंटेस्ट है इंडो पैसिफिक में, ग्लोबली। और चाइना जो है यूएसए को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, और यूएसए चीन के साथ में अभी कुछ ही हफ्तों में शी जिनपिंग से मुलाकात करने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप, वहां पर जाने वाले हैं। इससे पहले अभी 2 दिन पहले ताइवान के प्रेसिडेंट ने चीन के प्रेसिडेंट से मुलाकात की है, और ये भी कहा है कि हम ताइवान को थोड़ी सी कुछ कंसेशन देंगे, ये शी जिनपिंग का है कि, और इसका मतलब ये है कि वो जो अपने आसपास का एरिया है इंडो पैसिफिक में, थोड़ी सी वो एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग कर रहे हैं। तो जो मैं ये कह रहा हूँ वो सीधी सी बात ये है कि चाइना ने मिलिटरीली यूएसए को चैलेंज किया है। इस चैलेंज को यूएसए किस तौर पर लेगा, या तो यूएसए कोई ना कोई गोलमोल बहाना बना करके इससे परे भागने की कोशिश करेगा, या चीन को मिलिटरीली जवाब देगा। अगर मिलिटरीली जवाब देगा तो यह और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा,
अगर गोलमाल हो जाएगा तो जो यूएसए की एज ए सुपर पावर साख है, अगर अभी 50 है आफ्टर ऑल दिस, तो 50 से नीचे गिर के 20 पर हो जाएगी। ओह अच्छा। और यूएसए को ये अपनी साख इतनी नीचे गिरना उसके लिए खतरे का कारण बन सकता है। सर लेकिन वो तो क्योंकि शायद पहले ही बहुत साख नीचे चली गई, पहले ही बहुत डेंट हो गई। जी हाँ। बिल्कुल सही कह रही है आप। और इसीलिए और अल्टीमेटली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, स्ट्रेटेजी में ऑप्टिक्स की बहुत महत्व होता है। अगर ऑप्टिकली बाकी देशों ने भी ये सोचा कि हाँ अब अमेरिका खाली पेपर टाइगर है और कुछ कर नहीं पाएगा, तो अमेरिका वाकई में कुछ भी नहीं कर पाने की स्थिति में ज्यादा चला जाएगा। तो ये बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा है जो आज हुआ है ये बहुत आकस्मिक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आक्रामक है। इसके बारे में हमें आगे डेवलपमेंट्स को देखना और मुझे लग रहा है सर मॉनिटर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। खासतौर से अपने दर्शकों को मैं बाकी अन्य गेस्ट का रुख करूं तो ये भी समझना होगा कि चीन की स्ट्रेटेजी आखिर नजर क्या आ रही है और वो क्यों ईरान के साथ में जिस तरह से तटस्थ रूप में खड़ा हुआ है, और ऐसा पर्सनल इंटरेस्ट क्या नजर आता है। दरअसल एक बड़ा इन्वेस्टमेंट एक तरह से चीन और रशिया के बीच में है और एक सबसे बड़े इन्वेस्टर के तौर पर, सबसे बड़े आयात निर्यात के तौर पर ईरान और चाइना का एक मजबूत ट्रेड डील हमेशा से नजर आती है। सिरोही जी का एक बार जल्दी से मैं इसी पर रिएक्शन लेने की कोशिश करी। सिरोही जी, पिछले कुछ वक्त से जैसे ही जब ये हालात शुरू हुए तो नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात होने लगी और बात ये होने लगी कि उस नए वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका की भूमिका पहले के मुकाबले कमजोर हो जाएगी और अभी जो परिस्थितियां नजर आती हैं वो तो उस पर मुहर लगा रही है। ऐसा है क्या? बिल्कुल नैना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो लड़ाई है ये एक तरह की टर्निंग पॉइंट है, जिसे टिपिंग पॉइंट कहते हैं। अमेरिका जो अब तक अपने आप को मोस्ट पावरफुल कंट्री समझ रहा था, था भी, और अपने आप को प्रोजेक्ट भी करता था पावर को, लेकिन अमेरिका पावरफुल तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अपनी पावर को प्रोजेक्ट करने में डोनाल्ड ट्रंप साहब बिल्कुल नाकाम रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि जिस तरीके से वेनेजुएला से उनके जो प्रेसिडेंट को और उनकी वाइफ को उठा के ले आएंगे, तो इसी तरीके से उनको ये लगा कि पूरी दुनिया में वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मिडिल ईस्ट में ये लड़ाई करके उन्होंने अपना जो वर्चुअस था, जो उनकी जो एक क्रेडिबिलिटी थी इस इलाके में, उसको खत्म कर दिया है। अभी जितनी ये गल्फ कंट्रीज है, इनको पता लग गया है कि हम अपनी सिक्योरिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को आउटसोर्स नहीं कर सकते। अगर हमको अपने देश को बचा के रखना है तो अपनी जो हमको खुद की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और आने वाले समय में आप देखिए कि अमेरिका का इंटरेस्ट धीरे धीरे यहाँ से कम हो जाएगा। इंटरेस्ट इसलिए कम हो जाएगा कि यही देश अमेरिका को बोलेंगे थैंक यू वेरी मच, आपने जो इस लड़ाई में हमको फंसा दिया, हमारी कोई गलती नहीं थी, जिसकी वजह के बावजूद भी हमको इतना नुकसान पड़ा है। उधर आप देखिए चाइना और रशिया, अगर ईरान इनके हाथ से निकल जाता है तो चाइना का और रशिया का मिडिल ईस्ट में जो एक होल्ड था वो खत्म हो जाएगा। तो चाइना और रशिया ईरान को नहीं पिटने देंगे और ईरान की मदद पूरी करते रहेंगे, क्योंकि ईरान के थ्रू ही बाकी देशों के साथ वो अपना जो है जो पावर बैलेंस है उसको बना के रखेंगे और प्रोजेक्ट करेंगे। और नैना जी एक चीज मैं आपको बता दूं, अमेरिका जब यहाँ से निकल जाएगा उसके बाद इस मिडिल ईस्ट में दो पावर होंगी, एक ईरान पावर होगा, एक इजराइल पावर होगा। कुछ जो गल्फ कंट्रीज हैं वो इजराइल के साथ चली जाएंगी और कुछ जो गल्फ कंट्रीज जो है ईरान के साथ चली जाएंगी, और जो ईरान के साथ जाएंगी उनके ऊपर रशिया का और चाइना का हाथ होगा। तो आप देखिए पॉलिटिकल ऑर्डर जो है पूरा चेंज होने वाला है। और लेकिन अभी तो एक ये बड़ी चिंता ये भी है कि जो मिडिल ईस्ट की गल्फ कंट्रीज के जो तमाम अलग अलग हिस्से हैं वो भी बड़े संशय में हैं कि अमेरिका को अगर खुद पर हावी होने देंगे तो उसके भी बड़े दुष्परिणाम हैं, क्योंकि अमेरिका तो खोखला करने पर एक तरह से आमादा है ही। अगर अमेरिका का साथ नहीं देंगे तो अमेरिका तब भी जीने नहीं देगा। लेकिन विनोद दत्ता जी, यही बात है कि इसके पहले भी लगातार चीन की तरफ से जो बड़ी मदद ईरान को दी जाती रही है, अमेरिका उस पर नाराजगी जताता भी रहा है और सीधे कहा था कि अगर चीन ईरान को वेपन्स भेजता है तो चाइना इज गोना हैव बिग प्रॉब्लम्स। अब जो बड़ी घेराबंदी की जा रही है जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वहीं साउथ चाइना सी में भी क्या आने वाले वक्त में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है भाई एंटी शिप मिसाइल्स की और घेराबंदी की कोशिश की जा रही है। क्या ये दबाव बनाने वाली राजनीति वहां पर भी सिचुएशन क्रिएट करेगी क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए आपको याद होगा कि जब ये टैरिफ टायराइड चल रहा था
तो ट्रम्प साहब जैसे ही कोई कैलेंडर देखते थे वो मतलब अगर उनको 26 डेट दिखाई दे गई तो उन्होंने 26% टैरिफ लगा दिया। अगर उन्होंने 5 और 2 तारीख दिखाई दी तो 52% टैरिफ लगा दिया। और आपको याद होगा एक आरआईसी की एससीओ में एक उसके बाद आरआईसी की एक मीटिंग हुई थी जिसमें रशिया, इंडिया, चाइना और खासकर एससीओ में प्रधानमंत्री साहब खुद गए थे हमारे। तब जाके जब ये तीनों शक्तियां इकट्ठी हुई तब ट्रम्प साहब के मतलब हालत काफी खराब हो गई थी। उन्हें लगा कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कास्ट हो रहा है या जो जिस तरह से ये ड्रिफ्ट हो रही हैं ये तीन बड़ी शक्तियां विश्व की, तो अमेरिका के लिए वो एक चिंता का सबब था। और यही चीज मुझे लगता है कि अब अगर इस तरह से यही बहरान चलता रहा थोड़े दिन और तो ये तीनों शक्तियां मिलके, देखिए रशिया, चाइना ऑलरेडी उन्होंने अपना समर्थन चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से ईरान के साथ दिया है। भारत के भी ईरान के साथ मधुर संबंध हैं। भारत का अमेरिका के साथ भी संबंध है लेकिन अमेरिका बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। तो ये मतलब अब ट्रम्प साहब तो आप देखिए मतलब वो ऐसे हैं जैसे वो शादियों में फूफा जी होते हैं ना, जैसे वो चाहे जिस पे नाराज हो जाते हैं जी, तो उनका तो एक ये पता नहीं लगता कि साहब वो किस चीज से खुश होते हैं और किस चीज से नाराज होते हैं। टैरिफ अगर वो लगाएंगे चाइना के ऊपर तो चाइना कोई चुप बैठने वाला नहीं है। जब उन्होंने लगाई थी और ये तीन महाशक्तियां हो जाती हैं, देखिए अमेरिका को यह भी मालूम पड़ गया है कि साहब इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ करार किया है। रिपब्लिक डे पे आपने देखा था जब उर्सुला जी आई थी तो उनको बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया था। तो जब उन कंट्रीज के साथ हम कर सकते हैं, इंग्लैंड से हमारे करार है, चाइना के साथ हमारे संबंध मधुर होते जा रहे हैं, रशिया हमारा एक अलाई है ही, तो अगर इस तरह का जो टिल्ट होगा तो ये अमेरिका के लिए बिल्कुल बहुत ही मतलब खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। और ट्रम्प साहब देखिए वो तो कह रहे हैं ना मागा की तरफ है, मुझे तो लग रहा है कि मेक अमेरिका ग्राउंडेड अगेन। तो बिल्कुल वो अमेरिका को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से उनकी नीतियां चल रही हैं, आप ये देखिए उनका अपना कोई समर्थन नहीं है अपने देश में, पैसा उनको मिल नहीं रहा है। तो अब मतलब आदमी को कई बार अपनी गलती का एहसास कर भी लेना चाहिए और बजाय इसके कि पूरे विश्व को आप मतलब इस ऐसी कंफ्यूजिंग सिचुएशन में डाल रहे हैं, क्योंकि एक किसी चीज को उतना ही स्ट्रेच करना चाहिए कि वो टूटे ना। और जैसा अभी आप देखिए कर्नल सिरोही साहब ने बताया था कि अगर चीन इस तरह से अपने और जहाज लेता गया, भारत भी अगर इस तरह से करेगा तो फिर अमेरिका के वहां रहने का मतलब क्या हुआ। तो ये सब चीजें देखते हुए ट्रम्प को चाहिए कि साहब वो दोबारा इसका रिव्यू करें और वार्ताओं को दोबारा, क्योंकि लेकिन देखिए सर आखिर रिव्यू करेंगे तो करेंगे कैसे? सलाह देने वाले तो ज्यादातर जो लोग हैं उनको तो अपनी टीम से बाहर कर चुके हैं, जो उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे थे। आखिर उनको अब सही सलाह देगा कौन? क्योंकि अब तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द उन लोगों को बैठा कर रखा है जो उनकी हाँ में हाँ कहेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा होता है कि जब भी वो कहते हैं ना कि पावर इज एन एफ्रोडिजियाक, मतलब उसका एक अपना सत्ता का नशा होता है और वो आदमी वो मतलब ही वांट्स टू यू नो हियर व्हाट ही वांट्स टू लिसन। तो जनरली इस तरह के लोग आ जाते हैं, मतलब आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि इस तरह की जो आपकी कोठरी होती है या जो कैबल होती है वो आपको इस तरह के, अब जैसे हेक्सर साहब हैं, उनका कोई कॉम्पैक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने खुद एक ऐसी सिचुएशन में अमेरिका को फेल किया है। यही सवाल मुझे लग रहा है अहमर मस्तिकान जी से पूछ लेती हूँ। अहमर मस्तिकान जी, क्या अब डोनाल्ड ट्रंप की टीम में ऐसे कोई लोग बाकी हैं जो उनको सही सलाह दे पाए, जो बता पाए कि भाई अगर युद्ध ज्यादा लंबा खींचा तो क्या होगा? क्योंकि कई बड़े अधिकारी जो युद्ध के फेवर में नहीं थे उनको टाटा बाय बाय कर चुके हैं वो। जी देखिए, इनका पिछला जो हुकूमत था पहली मर्तबा, उसमें थोड़े से लोग मौजूद थे जो कि इनको कहते थे कि नहीं ये ऐसे नहीं होगा, वो समझाते थे। लेकिन अब के बार ये अभी कल के दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में ही था आर्टिकल जिसमें लिखा था कि अब के बार जो उनके पास लोग हैं, उनकी टीम में लोग मौजूद हैं, ट्रम्प जो भी कहते हैं वो जानते भी हैं कि गलत कह रहा है, फिर भी वो नज़र अपने जो है ना नीचे ज़मीन की तरफ रखते हैं और उनको नहीं कहते हैं कि ये होने वाली बात नहीं है, ऐसे ना करें। तो ये मामला आज अमेरिका में ये हो गया है। पहले देखें, ये अमेरिकनों में एक खासियत होती थी कि बड़े फ्रैंक और बिल्कुल आगे एक दूसरे के मुंह पे बात करते थे। लेकिन ये ट्रम्प जो है, क्योंकि इनका जो एक कंडीशन है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं मलाइनेंट नार्सिसिज्म, जो खुद पसंदी है, हद से ज्यादा खुद पसंदी,
इनमें है। उसमें कि मैं ही सब ठीक हूँ, उसमें जो है उनको थोड़ा सा खतरा भी रहता है कि कोई मुझसे ज्यादा सियाना नजर ना आए। फिर इनको जो है दूसरों को तकलीफ दे के भी खुशी होती है। इस किस्म की इनकी पर्सनैलिटी है। यहाँ के साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं, अमेरिकन बाकायदा वो कह रहे हैं लेकिन ये अहमद बात। मस्तिकान जी, किसी एक की दिमागी स्थिति की वजह से, ऐसे हालात की वजह से एक बड़े हिस्से को युद्ध में डाल दिया, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, अपने देश की अर्थव्यवस्था को, वहां की जनता को सड़कों पर लाने पर मजबूर कर दिया, नौकरियां गायब हो गई, महंगाई एकदम इस रूप में बढ़ा दी। जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, देखें जी। चाइना के तरफ से अक्सर कहा जाता है, जी जिनपिंग साहब भी कहते हैं कि भाई ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस बहुत अच्छी बात है। हम तो बहुत खुश होंगे अगर ये ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस हो। हम तो तालियां भी बजाएंगे और साथ में शायद ठुमकी भी मार देंगे। लेकिन मसला ये है, देखें कि इंडिया तो चाइना से जो है जो इंपोर्ट करता है, नंबर 1 पे चाइना है, इंडिया जहां से आई कैन इंपोर्ट करता है। इमेजिन। जी। जी हाँ, लेकिन जो चाइना जो है वो इतना इंपोर्ट नहीं करता है। तो अगर ये लोग देखें आपस में अगर मिलकर बैठे, ये बहुत बड़ी कुव्वत बन जाएंगे। अगर ये अपने जो भी तनाजात है उसको सॉल्व कर दें, तो फिर ये गोरे वोरे जो है इनकी पूरी दुनिया से बालादस्ती खत्म हो जाएगी। और मैं आपसे यकीन से कहता हूँ, इंडिया तो बहुत ही खामोशी अपनाता है, लेकिन ये अमेरिकी जो है इंडिया से भी घबराते हैं, सिर्फ चाइना से नहीं। शुक्रिया। ठीक है, ठीक है। लेकिन एसके मलिक जी, अब जिस तरह से एलिफेंट और जो ड्रैगन है, ड्रैगन कैन डांस वाली बात जो यहाँ पर अहमद मस्तिकान जी ने कही है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, अब नए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया की भूमिका को लेकर जो बड़ी बात यहाँ पर कही गई है वो भी समझना होगा। वो तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन फिलहाल अब जो परिस्थितियां हैं ये थमती नजर नहीं आ रही है। पहले तो दबाव बना के, डरा कर एक तरह से परिस्थिति को कंट्रोल करना चाह रहे थे,